धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और हाजिर हो गया हूं आपके सामने वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर जिसमें हम देश नहीं दुनिया भर की बातें करते हैं और वो खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो आपसे सीधे सरोकार रखती हों, बल्कि वो खबरें भी हम कह सकते हैं जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया आपकी नजरों से गायब कर देता है या उन खबरों का मतलब कुछ और होता है और वो आपको किस्से कहानी कुछ और सुनाते रहते हैं। और प्रमुख रूप से ईरान की तो बातें करते ही हैं, क्योंकि ईरान को लेकर पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि जो शांति नजर आ रही है पिछले 2-3 दिन से, उससे तेल के दाम जरूर घटे हैं, लेकिन एक बड़े खतरनाक हमले की आहट अभी भी लोगों के दिल दिमाग में रह रहकर आ रही है। क्या ऐसा होगा, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले बात अपने यहाँ की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि काला सागर में जो भारतीय जहाज पर हमला हुआ और उसके बाद से जो एक नाविक गायब है उसकी तलाश की जाए। क्या इस मामले में भी इस सरकार को, जो रात दिन बड़ी राष्ट्रवादी बनी घूमती है, बड़े दावे करती है, लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था? पहले कहीं वक्त था जब, यदि वास्तव में कहें तो फांसीवादी सत्ता जो इटली में थी या नाजी सत्ता जो जर्मनी में थी, वह वास्तव में काम भी करती थी। उसका लक्ष्य हालांकि वो था, विस्तारवादी था, पूंजीवाद को बढ़ावा देना था, समाजवादी तत्वों का सफाया करना था, यूएसआर को खत्म करना था। इनके पीछे पाश्चात्य देश भी थे। जब युद्ध हो गया तो बात अलग है किस तरह का समीकरण बैठा कि मजबूरन उन्हें जर्मनी या इटली के खिलाफ लड़ना पड़ा। लेकिन आज जहां भी देखें इस तरह की फांसीवादी सत्ता है, खासकर भारत में, तो उनका निकम्मापन साफ झलकता है। और जो आपने सही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा, तो नेचुरली यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह तो पहले ही से होना चाहिए था। और दूसरी चीज, यदि हम उनको कुछ भी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो क्यों नहीं हमको बोलते हैं कि भाई तुम उधर मत जाओ, तेल उधर से मत लाओ, कुछ और रास्ता ढूंढो, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं। ऐसे भी तुम 100 रुपया से अधिक दिल्ली में पहली बार भी पेट्रोल का दाम हो गया, डीजल वगैरह का भी दाम हो, सही कुछ होगा सीएनजी वगैरह का जी, उसी के अनुपात में बढ़ा होगा। तो जब तुम इसी तरह लूट ही रहे हो तो और लूटो, क्या अंतर पड़ता है? इनकी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? जी, 2 सवाल है मेरे सर। एक तो आपने फांसीवाद की और नाजीवाद की तारीफ की है कि वो विकास करते थे, तो क्या उसको जोड़कर विस्तार देते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेज भले थे, पोस्ट ऑफिस लाए, रेलवे लाए, पूरा एक निज़ाम बनाया, पूरे देश को मिलाकर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया, और वो होते तो आज शायद हम भी उन्हीं की तरह, जैसे उनके यहाँ के जो देश हैं चमचमाते हुए, उनमें रह रहे होते। एक तो ये। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तो इससे पहले अहमदाबाद में विमान गिरा, उस वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ रहा है। और तीसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज उभर के सामने आती है वो ये कि जिस तरीके से ईरान के खिलाफ बोल रहे थे कि उसने हमला कर दिया हमारे जहाज पे, वैसे यूक्रेन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए ये सवाल, बाकी दोनों है ठीक है, लेकिन पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आपने मुझे कुछ सुधारने का मौका दिया, क्योंकि जो मैंने कहा वह बिना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बोला। उस समय का फांसीवाद जनता को केवल अफीम खिला के उसको संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर था, समाजवादी सत्ता स्थापित थी और वह दिखाता था कि वहां बेरोजगारी नहीं है, वहां पे महंगाई नहीं है, वहां पे अशिक्षा अज्ञानता नहीं है, इसलिए इसे रोजगार पैदा करना होता था। भली अफीम का डोज था कि ये इजरायली हैं, उस समय इजरायली नहीं था, यहूदी हैं, गंदे हैं वगैरह वगैरह, इसलिए वो ऐसा वो करते थे। साथ साथ उन्हें आम सबमिशन बढ़ाना पड़ता था, क्योंकि वह पाश्चात्य देशों पे निर्भरता के बावजूद भी खुद भी उन्हें टैंक्स, आर्म्स, हवाई जहाज वगैरह बनाने पड़ते थे, इसलिए वह वैसा कर पाने में सक्षम थे और करते थे। आजकल तो बिल्कुल डायरेक्ट लूट है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। इसलिए आजकल का बदला हुआ, जिसको नौ फांसीवाद कुछ लोग कहते हैं, हालांकि उसका कोई खास मायने नहीं है, तो वो चीज है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट आदेश की बात है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम में उसको बहुत समय मिल जाता है। वैसे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लटका हुआ बंदा बेचारा जेल में है और वहां पे कोर्ट अपने ही आदेश को नहीं मानता है कि तब तक जेल में बंदे को ना डालो जब तक कि वास्तव में उसे भाग जाने का या बाहर निकल के वह जो भी विटनेसेस वगैरह उसको
डराता धमकाता है करे, तो बेचारों को तुमने बंद कर रखा है। ये भी बोलते कि 1 साल बाद आओ, जहां तक हमारे छात्र युवक जो लड़े हैं, जो संघर्ष किए हैं फांसीवाद के खिलाफ, उसको तुरंत जबरदस्ती बंद करा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना क्यों समय जायज बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है कि दिखाए कि हम कुछ बोल रहे हैं। जी सही आपने कहा। और तीसरे सवाल पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ईरान है तो ज्यादा बोलेंगे, यूक्रेन है तो उतना नहीं बोलेंगे। लेकिन कल पार्लियामेंट से हमने देखा कि बगैर बहस के लोकसभा से वो कानून पास हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब 34 नहीं 38 जज होंगे, यानी कि 4 जज किस और मानसिकता के लाए जा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में स्थिति साफ हो जाएगी। आगे चलते हैं। शेख हसीना जब यहां थी या यहां पे हैं और जब वापस जा रही हैं, चर्चा का विषय पूरी तरीके से बनी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि भारतीय दूतावास की अमेरिकी दूत से जो मुलाकात हो रही है ढाका में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, या नहीं? निश्चित रूप से शेख हसीना, वैसे अखबारों में आ रहा है कि कल वह कुछ एक बयान देंगी अपना, और दिसंबर के अंत तक वापसी कर रही है। वहां के भी विपक्ष और पक्ष के जो लोग हैं बड़े काबिल बन रहे हैं, जो नेता हैं, कि आते ही हम उनको कोर्ट में सरेंडर नहीं करने देंगे, बल्कि उसको हम फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे, सड़क छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, जनता को भड़काने की काम कर रहे हैं। उसके साथ ही उनके नेता ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य केवल एक सूत्री नहीं था शेख हसीना को हटाना, फांसीवाद, इसको वो फांसीवाद का नाम दे रहे, जो कि वास्तव में वहां फांसीवाद नहीं था, वो तानाशाही जरूर थी बुर्जुआ वर्ग की, लेकिन जो अभी बरकरार है, बदला नहीं है कुछ नहीं। कांग्रेस से भाजपा उसी तरह की चीजें हुई है। खैर, इनकी बात छोड़े, महत्वपूर्ण चीज ये है कि अमेरिका कौन बनता है, क्या बनता है, क्या उसकी हैसियत है कि भारत बांग्लादेश में या बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वह निगरानी करे, उसके नेतृत्व में बदलाव हो। वह कह रहा है कि सत्ता बदलने में हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहां के विशेष दूत कोई आए हैं, ट्रंप के, गौर करके है, गौर नहीं होगा, गौर तो हमारे भारतीय होते हैं, गौर या गौर कुछ जो है, तो वो आके वो बात करते हैं भारतीय दूतावास से भी। भारत के लोग बड़ी खुश होंगे कि हमारी भी पूछ हो रही है, कद्र हो रही है। भले मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, रूस यूक्रेन में नहीं हो रहा है, यूएनओ में नहीं हो रहा है, लेकिन यहां तो कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ खुश होने का कारण यह भी बनता है कि भाई भला बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति के दूत के साथ हमारी बात हो रही है, और वहां पे क्या होगा। हालांकि वहां पे साथ साथ बांग्लादेश के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने साथ कहा, धमकाया भी भारत के दूत को कि उनको बोलने ना दिया जाए, उसका आधार ना बने, यानी शेख हसीना, और हमारे खिलाफ कुछ ना बोले। वैसे बाय द वे चलते चलते बताऊं कि बड़ी खुश होंगे भारत के लोग, क्योंकि नेतान्याहू ने कोई पॉडकास्ट वगैरह बन रहा था, उसमें खुलेआम फिर से घोषणा की कि भारत का जो महत्व है हमारे लिए बहुत बड़ा है, और अमेरिका वगैरह को बता रहे कि वो नहीं, तो भारत तो है ही है। और यह शर्म उन लोगों के लिए है, भारतीय लोगों के लिए है, जो कि पैलेस्टीन के साथ जन्म जन्मांतर से रहे हैं और एक स्वतंत्र देश की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आज उनके बदले में कौन बात कर रहा है? तो नेतान्याहू, जो कि अपराधी है, युद्ध अपराधी है, एक भ्रष्ट आदमी है, एक पतित आदमी है, और वह कह रहा है कि हम उसके साथ हैं। जी खैर, मैं वापस अपनी बांग्लादेश वाली खबर पर आ जाता हूं फिर से एक बार। इस घटनाक्रम के चाइना के लिए क्या मायने निकलते हैं? क्या भारत और अमेरिका मिलकर अब जो है बांग्लादेश को चलाएंगे, या ये कोई कोशिश की जा रही है वहां से चाइना के पैर उखाड़ने की? क्योंकि तारिक रहमान चाइना के करीब दिखने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला, उससे पहले जिस तरीके से शेख हसीना वापस लौट रही हैं, और कल भारत में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है उसको लेकर जो बांग्लादेश सवाल उठा रहा है, इन सब के बीच इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं सर? यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें समझना चाहिए। वैसे जब भोजन में टेबल पर जब मिक्स्ड वेजिटेबल होता है तो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन यह जो मिक्स्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी जो फॉरेन पॉलिसी, वो अजीबो गरीब है, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश को है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ भी, दूसरी तरफ चीन के साथ भी है। चीन जो है अपनी फिनांस कैपिटल हर जगह वहां घुसा रहा है जहां अमेरिका का हो, इसलिए भाग रहा है। इसी के आधार पर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमें ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना, नहीं तो चीन कब्जा कर लेगा। जी। और दूसरी तरफ वहीं भारत के साथ अमेरिका मिलकर चीन को दरकिनार करने की बात कर रहा है। क्वाड वगैरह, हालांकि उसका कोई महत्व तो नहीं है, कितना भी भारत जंप करे वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ही जो है सो चीन के साथ बढ़िया संबंध चाहता है। इसलिए भारत एक पवन की तरह, प्यादे की तरह हो जाता है, जो शतरंज के
खिलाड़ी जो खेलते हैं जानते हैं समझते हैं कि राजा है, किंग है, क्वीन है, वगैरह वगैरह है, और जो पवन आगे एक एक कदम आगे बढ़ते, उस तरह का रोल इसमें भारत का होता है। तो इसमें इस चीज की जो बात है, चीन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, भारत बहुत कूद रहा है, और साथ साथ अभी बोल रहा है वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, हिंदुओं की रक्षा की जाए, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश बोलता है कि भारत मुसलमानों की रक्षा की जाए। यह जो है सो बिल्कुल शुद्ध रूप से हमें समझना चाहिए कि हमें ये धोखा दे रहे हैं। अपने देश के मजदूरों किसानों की रक्षा करने के बजाय अपने देश के, मान लेते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, क्या उसके यहां इस्लाम के फॉलोअर को सबको 100% नौकरी मिल गई है? क्या उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो गई है? क्या उनके हेल्थ की फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है? क्या सबको घर मिला हुआ? क्या बड़ी इज्जत के साथ रह रहे? नहीं। तो जब अपने नहीं कर रहे, दूसरे के देश में मुसलमानों या दूसरे के देश में हिंदू या क्रिश्चियन कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। और ये हमें समझना चाहिए कि ये जो है बहुरूपीय हैं, पूंजी के चाटुकारिता करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जी, सच्ची बात आपने कही है। वहां पे जो बलात्कारी है, जब वारदात को अंजाम दे रहा है, जो डाकू वहां पे घूम रहे हैं, क्या वो किसी और धर्म के हैं? नहीं, उसी धर्म के हैं, और उसी धर्म के लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। रात दिन वहां की जो सेना गोलियां चला रही है, चाहे वो पीओके में चला रही हो, चाहे केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में चला रही हो, चाहे बलूचिस्तान में चला रही हो, तमाम मरने वाले ज्यादातर मुसलमान ही हैं। खैर, इसको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं, एक जंग के मोर्चे पे चलते हैं सर, जो पिछले कई सालों से चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। खबर यह आई है कि नेटो ही नहीं, यूरोपीय यूनियन में भी शामिल नहीं रखा जाएगा यूक्रेन को। और यह खबर तब सामने आ रही है जब हाल फिलहाल में ज़ेलेंस्की अभी ट्रंप से मिलकर लौटा है। क्या सच्चाई इस खबर की? मैंने इसकी चर्चा की, आपके साथ भी बातचीत में किया है, अन्य तरीके से किए हैं कि यूक्रेन एक ऐसा क्षेत्र मिला है जो पूरे बड़े बड़े वर्ल्ड आर्म इंडस्ट्रीज का प्रयोगशाला बन गया है, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। नए नए आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, स्पेशली जैसे ड्रोन्स देखे, स्टेल्थ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये सब है। नए नए तरीके से लड़ने का, कि फ्रंटल अटैक करे, साइड से करे, क्या करे, इसके डिटेल में ना जाए क्योंकि लंबा बात हो जाएगा। लेकिन उस तरह की चीजें यूक्रेन में, यदि जिसको इंटरेस्ट है देखे, यूक्रेन की तरफ से बहुत सारे प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। ये अमेरिका करता, जैसे उदाहरण के लिए छोटे छोटे 6 से 12 को अंदर तक घुसा गए, वहां झंडा फहरा दिया, एक अटैक करके वापस आ गए, और वो जगह यदि खाली पता चलता है, जो ड्रोन से नहीं पता चल रहा है और बाकी सैटेलाइट दूर है नहीं पता चल रहा है, तो इनको भेज करते हैं, पकड़े गए तो सबके सब नेस्तनाबूद हो गए, मारे गए। ये अपनी सेना के साथ नहीं करके यूक्रेन की सेना के साथ कर रहे हैं। प्रॉफिट तो मतलब बहुत ही ज्यादा है जिसकी हम चर्चा करें। तो इस क्षेत्र में यूक्रेन का इस्तेमाल नेटो कर रहा है। नेटो डायरेक्टली अपने सैनिक नहीं भेजना चाह रहे। इनके जालूजनी जो पहले चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थे, अभी इंग्लैंड वगैरह में कहीं एम्बेसडर बन के बैठे हुए, हटा दिया गया। कहें कि नाटो का कभी मेंबर नहीं बनेगा, नेटो मेंबर बनने की अलग शर्त है। यूरोपियन यूनियन भी, अब जो आपने कहा वो महत्वपूर्ण है, नेटो को छोड़े यूरोपियन यूनियन की जनता पिछले 4 वर्षों से अधिक के युद्ध में बहुत बुरी तरह, मतलब युद्ध के प्रति नफरत और परेशान हो गई है। उसका इकोनॉमिक हालत खराब है, डिफेंस में सारा कुछ बजट जा रहा है, 80 बिलियन यूरो जो है सो दिया जा रहा है इस 2026 के लिए, 27 तक में उसको दिया जाएगा। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? किसी के बाप की तो है नहीं, वो जनता ही दे रही है, इसलिए वह युद्ध नहीं चाहती है। और यूक्रेन एक ऐसा एक दैत्य खड़ा हो गया जो इजराइल के समकक्ष बराबरी करने का है, चाहे उसका मिलिट्री पावर हो, उसका इंटेलिजेंस हो, उसका सीक्रेट सर्विसेज हो, उसका जो दहशत फैलाने वाली, अभी मॉस्को में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो सब हो, वह हर जगह फैल रहा है। जिसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं वह जनता नहीं चाह रही है। इसलिए यूरोपियन यूनियन में बेवकूफ बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम यूक्रेन के नेता को हमारा जो मीटिंग होगा उसमें आके बैठने देंगे, बोलने देंगे, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। यानी वो बेवकूफ बना रहे, होगा नहीं। और कई यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, जो हंगरी के था या सर्बिया है, दूसरे है, स्पेन अभी आ रहा है सामने, वह कहता है हम पैसे नहीं देंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे, बहुत हो गया, तुम्हारी नौटंकी बहुत होगी, जो करना है करो, हम गरीब हो रहे हैं। जर्मनी तक बर्बाद हो रहा है। खबर यह है कि वहां के जो मर्ज है उनकी इतनी बीमारी हो गई कि बेचारे वो अब शायद इस्तीफा दे दे, कुछ भी संभल नहीं रहा है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि ऊपर से जो दिखा है, अंदर से वह अब रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या होगा? मान लेते हैं नेटो तो साथ लेगा ही नहीं, यूरोपीय यूनियन भी किनारा कर रहा है, यूक्रेन का फिर क्या होगा सर?
यूक्रेन तो एक तरह से नेस्तनाबूद मतलब हो गया। जो स्टेट ऐसा है, देश ऐसा है जो अस्तित्व होने के बावजूद अस्तित्व में नहीं। एक हिस्सा जिसका तकरीबन 20% पूर्वी भाग जापोरिजिया वगैरह जितने भी हैं, जिसको डॉनबास का हिस्सा कहते हैं, वह रूस ले ही लेगा। ठीक है। नंबर 2 जो बनेगा भी, वह भी कहीं ना कहीं चल के रूस और अमेरिका उसका बंटवारा करेगा। आज नहीं तो कल होना होना है। ये नेटो, यूरोपियन यूनियन को नजर आ रहा है कि उनका रोल जो है सो मिनिमम है। अब जो भी अमेरिका देता था वह भी अब सीधे यूक्रेन को ना दे के इधर से बेच रहा है। पहले फ्री में देता था, वो पैसे लेना शुरू कर दिया ट्रंप ने। मागा का वो हिस्सा है, वह चीज हो रहा है, तो वह चीज होना ही होना है। और उसमें कहीं से भी, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे नेटो हो, चाहे यूरोपियन यूनियन है, रोल जो है बड़ा नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चीन का भी उसमें, रूस के मदद से, नॉर्थ कोरिया का भी इनडायरेक्टली, यदि ईरान उस समय तक अच्छा खासा बढ़ा रहा तो उसका भी, जो भी उनका तेल का खरीद, गेहूं, चावल, ये सब जो बनता है, मक्की वगैरह, इस सब का बहुत जबरदस्त चीज होगा और नेटो उससे गायब हो जाएगा। जी, नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच किस तरीके का ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहा है सर? यह हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1956 में ही जो इनका क्षेत्र है नॉर्थ कोरिया से सटा हुआ, मास्को से काफी दूर है। मैं वो देख रहा था उनका मैप वगैरह, तो ये जो है मास्को से 1959 से, 56 नहीं, माफ कीजिएगा, 1959 से तुमेन नदी है, जहां की उस नदी पर दोनों का एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया गया। कोरिया, यूएसएसआर उस समय होता था, अब रशिया कह लें, जो भी कह लें, वो बना हुआ था। और ये जो है इनका अधिक से अधिक सीमा जो बटा हुआ बहुत ज्यादा नहीं है, और करीब 10 से 12 किलोमीटर तक इनका सीमा वहां पर सटा हुआ है। और ये जो मैं दिखाना चाह रहा था, दूरी जो है वह करीब 9,000 किलोमीटर है मास्को से, और कुछ हजार, 5 से 6,000 वहां की आबादी है। मतलब एक तरह से कहें तो दूर दराज का इलाका ऐसा है वहां पे। और अब जो है उस पुराने पुल, जिसमें से मैक्सिमम कुछ लोग आते जाते थे, चलते थे, एक बड़ा सा ब्रिज बना रहे हैं जो काफी चौड़ा, काफी लंबा, काफी ताकतवर होगा, जिसके थ्रू टैंक्स वगैरह जा सके। रेलवे ब्रिज नहीं होगा, रोड ब्रिज होगा। और इसलिए उसके जो सामान आने जाने वाले होंगे, दक्षिण कोरिया की भी खबर है, यूक्रेन का जो स्पेशल इंटेलिजेंस मिलिट्री का है वो बता रहा है, अमेरिका वगैरह भी शामिल हो गया है, कि 25 से 30 हजार कोरियंस, मतलब नॉर्थ कोरिया के डीपीआरके का जो है वो सेना आएंगे। वो फ्रंट पे जाए ना जाए, लेकिन पीछे में जहां तहां करने के लिए वो काम करेंगे। आर्म्स मिशन जाएंगे। उनका पता करना सैटेलाइट से मुश्किल होगा, क्योंकि कहां से चला, कब चला, चूंकि वो ट्रक्स आएंगे। रेलवे का एक ट्रैक होता है, एक लाइन है, सैटेलाइट लगा दिया, साइड बाएं से कहीं रुका ना रुका, अंडरग्राउंड गया, कहीं ऑफलोड कर दिया ना किया। तो इसलिए वो जो है सो एक तरह का वो चीज हो गया है कि यह कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र के लिए, यह यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए चिल्लपो मच रहा है। जी, मान लीजिए जैसे ईरान के पुल उड़ाए जा रहे हैं, इसको भी उड़ा दिया जाएगा एक दिन? उड़ाए जरूर उड़ा सकते हैं, लेकिन वह जो है अब वो नॉर्थ कोरिया का होगा, उसका एयर डिफेंस लगेगा, उसका भी चीजें होंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट, बाय द वे इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा था कि मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन के युद्ध को जोड़ने की बात। अभी जो आपके खामेनेई है, जो चीफ है वहां के, रिलीजियस चीफ है, उनके जो मिलिट्री सलाहकार है, ब्रिगेडियर जनरल, काफी हाई रैंक, उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 पोस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया था और मारने वाले थे यूक्रेन में। जी, लेकिन इसी बीच में यूक्रेन ने माफी मांग ली। पहले जो कूद रहे थे और जेलेंस्की के मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, जब अमेरिका पहुंचे डांट लगी उनको ट्रंप से, तो सठिया के बोले कि नहीं नहीं, वह गलती से हो गया, ये हो गया। तो इन लोगों ने रोक दिया, लेकिन वो भड़कने वाला था। तो ये चीजें तो होंगी, होगा तो फिर भड़केगा। तो हम तीसरे विश्व युद्ध में ऑलरेडी जी रहे हैं, चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, आगे चलते हैं। 25 डेमोक्रेटिक राज्यों को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा ठोक डाला? वही 10 से जो 12 या 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप ने चेपा है, जिसपे हम भी शामिल, हम चुपचाप हैं, लोग बाकी लोग चिल्पों कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के हिसाब से यह जो है सो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस पे हमें खुश होने की बात नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ हम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अमेरिका में जा रहे हैं, वो जो मर्जी कर रहा है, बाद में जो करना है देखा जाएगा। वह चीजें हो रही है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा है। यहां तक कि आईसीसी की भी हमने चर्चा कर ली कि उसे खत्म कर रहा है ट्रंप। ये सारी चीजें हो रही है।
तो ये देखते, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको अंडू कर दे, इनडायरेक्ट रूप से कुछ करेगा, नहीं करेगा, वो जो भी होगा यह भी कर देगा कि मान लीजिए भारत से दवाइयां जा रही, खासकर हमारे फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला, हम अरबों अरब डॉलर का इसका भेजते थे और हमारे लोग कुछ पैसे कमाते थे और बड़े बड़े पूंजीपति करते थे, उस पर 10 से 12% है, उससे भी ज्यादा करती है। मान लेते हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंडू कर दिया कि नहीं, तुम 12% नहीं बैठा सकते हो, ठीक, अपने कंपनी को बोलेगा तो भारत से मत खरीदो, तुम हमें गिफ्ट दो 12% का, तभी माने देंगे, तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वहां जो ये उठापटक चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है इससे कि जो वहां पे मध्यावधि चुनाव होने हैं, मिड टर्म चुनाव होने हैं, उसमें इस बार बड़ा घमासान होना है और उसके बाद शायद ट्रंप कुर्सी पर भी ना रह पाए। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे लेके चलते हैं। 2029 तक मैं कब्जा कर लूंगा ग्रीनलैंड पे और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। ट्रंप का ये बहुत दिली ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ करे, 2029 में वो उसका प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाएगा, तो इसलिए कह रहा है कि हम लेंगे ही लेंगे, उसको कब्जा करेंगे। किस लिए? तो राष्ट्रीय हित में है। अब इस राष्ट्रीय हित जो है, हम लोगों को सबको समझना चाहिए कि तथाकथित देश हित, राष्ट्रीय हित आज दुनिया में कहीं भी चले जाए, वह जनता विरोधी है, एकदम जनता विरोधी है। और ग्रीनलैंड के लिए भले ही उसका गार्जियन अभी डेनमार्क के हाथ में, उससे यूरोपियन यूनियन से लेके, यानी यूरोप से लेके वह इसको लेना चाहता है, और कारण बता रहे हैं कि हम नहीं लेंगे तो चीन या रूस पहुंच जाएगा। और चीन भी चिल्पो मचा रहा है कि गलत है, झूठ है, चीन के बोलने का कोई मतलब नहीं। यदि ट्रंप अपने एक ही बटालियन 2 बटालियन भेज दे तो ना डेनमार्क को हिम्मत है, ना नेटो या यूरोपियन यूनियन की हिम्मत है, करे कितना भी चिल्ला ले, कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो यह होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी तथाकथित जो इसकी हार हुई है यूक्रेन युद्ध पे और अभी हो रहे हैं ईरान युद्ध पे, इसको छुपाने के लिए, जैसे ग्रेनेडा में आक्रमण किया था, जब इसकी तौहीन हो रही थी, सब जगह बेइज्जती हो रही थी वियतनाम वगैरह के बाद से, और बाद में हर जगह हो रही थी, तो ग्रेनेडा पे इसने आक्रमण कर लिया कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जबकि ग्रेनेडा पर उस समय मार्गरेट थाचर बड़ी नाराज हुई थी, क्योंकि वह उसका जो कॉमनवेल्थ का वो एक हिस्सा था, यानी उसका एक हिस्सा चला गया, वो उनकी महारानी वगैरह नाराज थी, लेकिन उससे क्या पड़ता है, रीगन ने उसको अपने अंदर कर लिया, जो भी था कर लिया। तो ये कर सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह दुनिया के जनता को समझना होगा कि राष्ट्रीय हित का वास्तविक मतलब है कि पूंजीपति वर्ग के हित की रक्षा करना, क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार बहुत ज्यादा है। जी, एक वजह वैसे ये भी हो सकती है सर कि चलो ईरान से तो कुछ मिला ना, क्योंकि वो लिंडसे ग्राहम भी मर गया, जो सपना देख रहा था कि वेनेजुएला और ईरान का तेल इनके पास आ जाएगा और पूरी दुनिया का 31% जब तेल इनके पास होगा तो चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। हालांकि मर गया, 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा पाया, पर लोग इस सच को कभी स्वीकारते भी नहीं है। पर हम आगे बढ़ते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के बार बार बोल वचन देना कि कभी ईरान मेरी खुशामद कर रहा है, कभी कहना कि अरब देशों ने मेरी खुशामद की कि हमले मत करो, कभी कहना आखिरी मौका दे रहा हूं, ये चल क्या रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई में जंग रुक गई है? तेल के दाम गिराने के लिए सब किया गया था क्योंकि बढ़ गए थे, पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच रहा था, या कोई तैयारी कर रहा है, इसके पास हथियारों की कमी हो गई है, फिर से तबाही हमें देखने को मिलेगी? आपको क्या लग रहा है? ये शायद दर्जन भर से अधिक बार बोल चुका है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया और फिर करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग, आज का वक्त है यह, मतलब मानवता का सबसे खराब समय चल रहा है अभी के हाल में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो डायरेक्ट लड़े थे, बात अलग है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। यदि आदिम युग में चल जाए तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, जहां धर्म के नाम पर दूसरे तरीकों से लड़ाई होती थी। आज इस मामले में सबसे खराब स्थिति यह है कि ऐसे जाहिल लोग हमारे नेता बन के बैठे हुए, एक भी आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। भले ही कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे मान लेते हैं कि वह रूस का पुतिन है, कुछ है जो कि जानता है कि उसका इतिहास क्या है, वो बोल सकता है। लेकिन ट्रंप जैसे जाहिल लोग, जो किसने यह भी स्टेटमेंट दिया था पिछले चुनाव में कि औरतों को कैसे फंसाया जाए, उसके लिए क्या करें, मैं उसको नहीं बोल सकता। और ऐसे घटिया, मतलब कोई शब्द नहीं मिलता है कि इस निम्नतर स्तर के भी नीचे जाके ऐसे लोग बन गए। और इसके बाद से आपने एक जो बड़ा बढ़िया चीज का, आपको डिटेल नहीं करता हूं, कि बहुत सारी चीजें देखे, हथियार की कमी वगैरह छोड़ दीजिए, कि बाजार में तेल की कीमत केवल वही नहीं है, इसने क्रिप्टो करेंसी में लगा रखा है, इसके परिवार ने, इसके दामाद ने, इसकी बेटी या बीबी या खुद ने लगाया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी कब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस बाजार में जो सेंसेक्स ऊपर नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से युद्ध की घोषणा करता है या विड्रॉ करता है।
और अभी तथाकथित रूप से इसने सेंटकॉम को बोला कि हमें नए तरीके ईजाद करो, जिसमें 4 तरीके उन्होंने बताया। इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। जिसमें एक भी है कि खार द्वीप पर मतलब आक्रमण किया जाए जमीनी स्तर पर, एक वो भी है। और एक चीज जो बार बार बोलता है, अभी भी फिर बोला है कि ईरान की सभ्यता यह आश्चर्यजनक है और बड़ा लकी है ईरान के लोग कि अभी भी वह टिका हुआ है, क्योंकि वह कई बार उसे मैं खत्म कर सकता था। यानी वह सीधे के सीधे न्यूक्लियर अटैक का धमकी दे रहा है, जिसमें चौथा उसका हिस्सा वही है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। जी, क्या वाकई में न्यूक्लियर बम ईरान पर मारा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लेबनान के और इजराइल के बीच फिर से एक बार रोम में बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस है वो तो नेतन्याहू से भी मिलकर कह रहा है कि भाई गाजा में हमले मत करो। लेकिन ना गाजा में हमले बंद हो रहे हैं, ना लेबनान में हमले बंद हो रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस के कुछ लोग गए हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मजबूरी में बोल रहे हैं। कुछ बोलना भी है। अब लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आऊआ, जो भी नाम है उनका, वो भी बीच में से बोल देते हैं कि आप जो आक्रमण कर रहे हैं, दक्षिण लेबनान मार रहे हो, सही नहीं है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? वो बोलते रहते हैं, ये लोग भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की जहां तक बात है, वह यदि कहें तो वह बच्चा है किसका? वो ट्रंप और नेतन्याहू का है। तो उसको वही करना है जो इनके सुपर बाप बोलते हो, भले ही बायोलॉजिकल बाप नहीं है वो। जी, सही आपने कहा, भले ही बायोलॉजिकल बाप नहीं है वो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।